कल हम लोगों ने देखा था परोक्ष प्रमाण का लक्षण और ये बताया था कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वही प्रमाण का विषय बनती है, या प्रत्यक्ष प्रमाण हो या परोक्ष प्रमाण हो। तो वस्तु का जैसा स्वरूप है, ज्ञान भी उसी को कैचअप करेगा। सामने जो वस्तु रखी है वही दर्पण में झलकेगी। तो अब किसी ने कहा था कि नहीं, सामान्य विशेष को ही परोक्ष मान लो, तुम्हारे आचार्य ने खंडित कर दिया कि अकेला सामान्य रूप तो कोई वस्तु होती ही नहीं है। पेज नंबर आप निकालिए, हिंदी वाला देख लीजिए, 174 पृष्ठ पर पढ़ा था ना, परोक्ष प्रमाण के 5 भेद। अब स्मृति किसे कहते हैं ये देखेंगे। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद कौन से थे? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। स्मृति में क्या बताया था? पूर्व में जिसको जाना है उस अनुभव में आए हुए पदार्थ का ही हम लोग स्मरण करते हैं। तो स्मरण में पूर्व अनुभूत विषय की अपेक्षा लेनी पड़ती है। पूर्व अनुभूत विषय को अपेक्षित करके ही स्मरण उत्पन्न होता है, स्मृति होती है। प्रत्यभिज्ञान में क्या बताया था? स्मरण और अनुभव दोनों की अपेक्षा लेकर के ही प्रत्यभिज्ञान प्रकट होता है। तर्क में क्या बताया था? अनुभव, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान तीनों की अपेक्षा लेंगे तो उसको, तीनों की अपेक्षा लेकर जो ज्ञान प्रकट होता है उसे हम तर्क कहते हैं। अनुमान में लिंग चिन्ह विशेष को देखा और व्याप्ति पूर्वक स्मरण किया, तो लिंग दर्शन, व्याप्ति, स्मरण इनकी अपेक्षा लेकर अनुमान ज्ञान होता है। आगम में शब्द श्रवण और संकेत ग्रहण, शब्द को सुना और उसको अनुभव में लाए, जाना। आगम किसे कहते हैं? प्रमाण, न्याय, निक्षेप आदि सभी पहलुओं को लेकर जो वस्तु स्वरूप की चर्चा होती है वो आगम हुआ। आ माने समन्तात, गम माने जानना, हर पहलू से, व्यवहार से, निश्चय से, शुद्ध द्रव्यार्थिकने से, अशुद्ध द्रव्यार्थिकने से, उपचरितने से, अनुपचरितने से, माने वस्तु को ऑल राउंड हर पहलू से समझना। वस्तु के अंदर अनेक गुणधर्म हैं और अनेक गुणधर्मों की चर्चा अपेक्षाकृत जिस प्रकार ग्रंथ में की गई है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है विषय, उसी को हम आगम कहते हैं। ठीक है। पूर्वापर विरोध रहित, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मध्यश्रेष्ठ विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम, रत्नग्रंथ शावकाचार्य ने बताया, उसी को यहाँ आगम लेना। अब यहाँ तो ये चर्चा चलेगी कि स्मृति किसे कहते हैं। स्मृति का लक्षण क्या बता रहे हैं? वह इस प्रकार से उल्लिखित होने वाला और पहले अनुभव किए हुए पदार्थ को विषय करने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। वह मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं और पहले मैंने देखा, यहाँ सुलोचना थी, चातुर्मास में प्रतिदिन आहार में आती थी और खूब सेवा करती थी। ठीक है। पहले तो उनसे परिचय हमने वहाँ रह के प्राप्त किया, अनुभव में आता रहा, वो बराबर प्रतिदिन मेरे पास आती रही, हम उनको देखते रहे, वो हमारे लिए अनुभव हुआ। ठीक है। उनके चेहरे को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कार्य को देखकर हमने अनुभव प्राप्त किया। ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद हम वहाँ से विहार कर गए। अब वो कुछ 1-2 महीने के बाद फिर हमसे मिली। अब जब दोबारा मिली तो हम तुरंत पहले वाला अनुभव ताज़ा हो जाता है, क्योंकि धारणा में वो ज्ञान रिजर्व है। क्या बताते हैं? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय के बाद होने वाला जो धारणा है वो धारणा शक्ति स्मृति में काम करती है। धारणा माने हम उस वो ज्ञान में संस्कार पड़ गया हमारे अंदर, जो छायासमिक ज्ञान है उस छायासमिक ज्ञान में उनका जो अनुभव प्राप्त किया, उनके गुणों का, उनके चेहरे का, उनकी आकृति को देख करके और सब प्रकार से उनका परिचय हमने रह के प्राप्त किया था। अब बहुत दिनों के बाद फिर मिली तो जो हमने अनुभव उनके विषय में लिया था वो धारणा में रिजर्व है, और धारणा शक्ति से हम देखते साथ अरे वाह, अरे वही तो है ये सुलोचना। अब वह मात्र वह शब्द हुआ, वो तो स्मृति हुई, और फिर पहचान लिया अरे वही सुलोचना है,
तो प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। वह मात्र, यह मात्र प्रत्यक्ष का विषय हुआ और वह मात्र ये स्मृति का विषय हुआ। यह सामने देख रहे हैं ना वस्तु, ये वस्तु है, ये आम है, ये केला है, ये अमरूद है, ये लीची है, ये जो इंद्रियों के द्वारा साक्षात ज्ञान हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष हुआ। अब कुछ दिनों के बाद फिर हम को देखने में वो चीज़ आ गई, तो वह अब यहाँ बैठे बैठे स्मरण करे, अरे वो व्यक्ति, जब सामने आ गया फिर दोबारा तो प्रत्यभिज्ञान हुआ। स्मृति में वह मात्र लेंगे, वह इस प्रकार से उल्लिखित होने वाला और पहले अनुभव किए पदार्थ को विषय करने वाला, यह स्मृति हुई। हम चातुर्मास के बाद प्रस्थान कर गए, अब मुझे ज़रूरत हुई किसकी, क्या सुलोचना को आना चाहिए। अब यहाँ बैठे बैठे स्मरण करें, अरे वो सुलोचना, अरे वो अमुक व्यक्ति, अरे वो विकास भैया, स्मरण कर, वो तो स्मृति, स्मृति सामने आ गए तो प्रत्यक्ष। वही व्यक्ति फिर आप आ ही गए मेरे पास, पहचान लिया कि अरे ये तो सुलोचना है, ये विकास भैया हैं, ये राजकुमारी जी हैं। स्मृति में सामने उपस्थित नहीं हुई अभी, हम मस्तिष्क में उनको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। वह करके वह इस प्रकार का उल्लेख किस में होगा, स्मृति में। अब ये स्मृति उत्पन्न कैसे हुई, पहले अनुभव किए हुए पदार्थ को विषय करने वाली है। पहले अनुभव किए हुए पदार्थ को विषय करने वाला, और मस्तिष्क में क्या चर्चा चल रही है, वह, अरे वो व्यक्ति, अरे वह व्यक्ति, अरे वो सुलोचना, अरे वो विकास भैया, अरे वो राजकुमारी जी, हमें इन तीनों की आवश्यकता है, स्मरण कर रहे हैं अभी। अब फिर उनको बुला लिया गया और आ गए हमारे सामने। अब आने के बाद हम पहचान गए, देखो ना यही तो सुलोचना, ये तो आ गई सुलोचना, तो आ गई, देखो खड़ी है। हाँ, प्रत्यभिज्ञान हो गया वो। यहाँ स्मृति को क्या बता रहे, स्मृति की परिभाषा बहुत मतलब अच्छी दी है, और किसी प्रकार का इस परिभाषा में कोई अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष नहीं आता है। परिभाषा क्या है, वह इस प्रकार से उल्लिखित, उल्लिखित माने हमारे मस्तिष्क में वो पॉइंट आया, उल्लेख हुआ उसका, स्मृति चिन्ह प्रकट हुआ। वह इस प्रकार से उल्लिखित होने वाले और पहले अनुभव किए हुए पदार्थ को विषय करने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। जैसे वह देवदत्त, देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति था, अब यहाँ बैठे बैठे हम उसको याद कर रहे हैं क्योंकि पहले हमसे वो मिला था। यहाँ पहले अनुभव किया गया, पहले देवदत्त मिला था ना, तब तो याद कर पाएंगे। जो हम जिस वस्तु का भी देखा ही नहीं, परिचय ही नहीं प्राप्त किया, उसको क्या याद कैसे किया जाएगा, कर ही नहीं सकते। पहले अनुभव किया हुआ ही देवदत्त वह शब्द के द्वारा जाना जाता है, कर दिया ना, पहले देखा गया, जाना गया देवदत्त ही वह शब्द के द्वारा उल्लिखित होता है। इसलिए यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान, स्मृति की चर्चा कर रहे हैं। स्मृति में क्या, वह शब्द से उल्लिखित होने वाला और अनुभूत पदार्थ को विषय करने वाला है। जिसका अनुभव नहीं किया है उसमें वह शब्द का प्रयोग होगा भी नहीं। पहले अनुभव किया, अनुभव किया को कहेंगे यह प्रत्यक्ष इंद्रियों का जो सामने विषय बन रहा है, सामने वस्तु मौजूद है और आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, प्रवचन साक्षात सुन रहे हैं, साक्षात गुरु महाराज बैठे हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष हुआ। अब उसके बाद शास्त्र में कभी चर्चा चली, हाँ वो महाराज जी ने बताया था, सुना तो है, हाँ ये सही कह रहे हैं, ये भी सही। अब सुना तो था, वह मैंने यही बात पहले सुनी थी, तो वह करके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, इसको कहेंगे स्मृति। लेकिन धारणा है तब तो स्मृति हुई। अवग्रह या अवाधारणा, धारणा शक्ति से ही स्मरण काम करेगा। अगर धारणा ही नहीं है तो स्मरण भी काम नहीं करेगा। धारणा में लकीर पड़ गई मस्तिष्क में, प्रत्येक वस्तु की जानकारी, संस्कार जिसको कहते हैं,
हमारे ज्ञान में उस वस्तु का संस्कार पड़ गया। संस्कार होने पर ही हम उसका स्मरण कर सकते हैं। अगर धारणा ही नहीं है तो स्मरण भी नहीं होगा। और धारणा को ही ये पूर्व अनुभूत कह रहे हैं। पूर्व अनुभूत, जिसका पहले अनुभव किया है, जाना है, वह अनुभव धारणा रूप ही कारण बनेगा। धारणा को लेना पड़ेगा। अवग्रह, इहा, अवाय, इन तीन के बाद जो चौथी धारणा शक्ति है वो स्मरण में काम करती है। अवग्रह, फिर इहा, फिर अवाय। अवाय में तो पहचान हुई। अब जिसको पहचान चुके हैं उसको फिर हम भूलते नहीं हैं। धारणा में बैठ गई वो बात जम के, और उस धारणा शक्ति के द्वारा ही कालांतर में हम उसका स्मरण करते हैं। बाद में कुछ समय बीत जाने पर स्मरण करते हैं, क्योंकि पदार्थ में अवग्रह आदि ज्ञान हो जाने पर भी धारणा के अभाव में स्मृति उत्पन्न नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, वो व्यक्ति बार बार आया लेकिन हम तो भूल गए, अब कई दिनों तक आया ही नहीं और मेरी धारणा शक्ति कमज़ोर है तो हम भूल गए। फिर उससे तुरंत पूछते अरे तुम कौन हो? अरे माता जी क्या भूल गए क्या? देखा तो था आपने। हाँ हाँ ठीक है, अब याद आ गया, अब याद आ गया। तो फिर कुछ लक्षण बताता है कि हम यहाँ के, हम इधर के, हम यहाँ के। हाँ जान में आ गया अब तो फिर धारणा शक्ति की मौजूदगी होनी चाहिए। धारणा के अभाव में स्मृति उत्पन्न नहीं होती। कारण धारणा आत्मा में उस प्रकार का संस्कार पैदा करती है जिससे वह कालांतर में भी उस अनुभूत विषय का स्मरण करा देती है। स्मरण हो जाता है, कालांतर में भी उस अनुभूत विषय का स्मरण हो जाता है। पर कैसे स्मरण हुआ? धारणा शक्ति के बल पर। धारणा के विषय में उत्पन्न हुआ वह शब्द से उल्लिखित होने वाला ज्ञान स्मृति है। वह शब्द से, वह का प्रयोग तब करेंगे जब वो सामने नहीं है पर पहले देखा था, उसको याद कर रहे हैं। वह, अरे वो, हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, हमें मिला तो था। वह व्यक्ति अभी आया नहीं मेरे पास, हम मन मन में उसको याद कर रहे हैं। ये चीज़ है। अब प्रेम भैया को, हाँ वो प्रेम भैया हमारे विहार करवाया था, अब याद कर रहे हैं ना उनको, तो स्मृति, याद करना कहो चाहे स्मृति कहो, एक ही बात है। यदि अब शंकाकार फिर कर रहा है, अगर तो कुछ ना कुछ तो शंका करके विषय को अपना, विपक्षी भी तो अपनी बात कहेंगे ना। वो क्या बता रहा है? यदि धारणा के द्वारा ग्रहण किए विषय में ही स्मरण उत्पन्न होता है तो गृहीत ग्राही हो गया। अरे जिसको पहले जाना था उसी को तो जान रहे हो, तो गृहीत ग्राही होने से आपका ज्ञान अप्रमाण है। स्मृति को हम सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे, वो प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है। क्योंकि आपने बताया था अपूर्व स्व अपूर्व अर्थ व्यावसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अपूर्व जिसको नहीं जाना है उसको जानना, उसको कहेंगे अपूर्व। अब ये अपूर्व कहाँ रहा? पहले देखा था उसी को तो आप स्मरण में ला रहे हो, तो गृहीत ग्राही ये दोष आ जाता है। इसलिए स्मृति को हम सम्यक ज्ञान में गर्भित नहीं करेंगे, वो अप्रमाण है, प्रमाणभूत नहीं है। किस लिए प्रमाणभूत नहीं है? गृहीत ग्राही होने से। आपने प्रमाण का लक्षण क्या बताया था? स्व अपूर्व अर्थ व्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अपूर्व तो रहा नहीं, आचार्य समाधान दे रहे, अपूर्व है। क्यों है? प्रत्यक्ष, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष किसको कहा था? सामने रखा हुआ है, सामने सुशीला या कोई भी व्यक्ति नाम ले लो, तो वो सुशीला नाम की कोई लड़की है, वो सामने उपस्थित है, उसने अपना परिचय हमें दिया। अब यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह सुशीला है, यह लगा रहे ना, चली गई, उसको याद करें, अरे वो सुशीला। प्रत्यक्ष का विषय था यह, और स्मरण का विषय हुआ वह। अलग अलग हो गया ना, इसलिए अपूर्व ही रहा। दोनों अपने अपने विषय को ग्रहण के लिए, हम प्रत्यक्ष में यह शब्द का प्रयोग करके हमारा ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है, और स्मरण में वह शब्द का करके मेरा ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है। यह शब्द अलग है और वह शब्द अलग है,
इसलिए अपूर्व हो गया, गृहीत ग्राही नहीं रहा। क्या बता रहे हैं? नहीं, तुमने जो दोष दिया था वो दोष घटित नहीं होता है। क्या बता रहे? ईहा आदि की तरह पहले बता चुके हैं। अवग्रह का विषय अलग, ईहा का विषय अलग, अवाय का विषय अलग, धारणा का विषय अलग, अपूर्व का तो हो चुका। दोबारा उसको थोड़ी अपन रिपीट करेंगे। दोनों में, चारों में अंतर बताया था ना। प्रत्यक्ष विज्ञान में तो कहेंगे यह वह है। तो अब वो प्रतिविज्ञान की चर्चा अभी आगे करेंगे। अभी तो इसमें शंका समाधान आप देख लो। जिस प्रकार अवग्रह आदि के द्वारा ग्रहण किए हुए अर्थ को विषय करने वाला यह आदि ज्ञानों में विषय भेद है, विषय भेद है ना। अवग्रह में तो कहा क्या था? यह पुरुष है, ठीक है, अवग्रह। अब पुरुष तो है, ये तो प्रामाणिक विषय हो गया कि सामने व्यक्ति खड़ा है। लेकिन अब यह ज्ञान क्या कहता है? अरे आदमी तो खड़ा है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है कि दक्षिण देश से आया कि उत्तर भारत से आया, कहाँ से आया। अब अवग्रह से भिन्न ईहा का विषय हो गया। सामान्य पक्ष से हटकर सामान्य पक्ष हो गया अवग्रह, यह पुरुष है। अब अवग्रह से जाने हुए विषय को, विषयांतर अलग विषय हो गया ना। कौन है? दक्षिण भारत का है कि उत्तर भारत का है, यहाँ का विषय अलग हो गया ना। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा हुई। तो जो अवग्रह का विषय था वो यहाँ का विषय नहीं रहा। अवग्रह ने तो ये कहा था कि पुरुष है, इतना ही उसका विषय सीमित रहा। अब यहाँ में प्रश्न हुआ, जहाँ क्यूरियोसिटी हुई कि ये दक्षिण देश का है कि उत्तर देश का है। अब यहाँ जो होती है ना, वो निर्णय की ओर झुकती हुई होती है। अब हम अपने दिमाग को केंद्रित करते हैं। वो बोलने लग गया, अरे हाँ ये तो कन्नड़ बोल रहा है, तो कर्नाटक का ही है। यहाँ जानने की इच्छा हुई और दिमाग को हमने केंद्रित किया। कुछ चिन्ह देखो, वेशभूषा, उसकी आकृति को देखकर, चेहरे को देखकर अथवा शब्द को सुन करके, तो निर्णय की ओर झुकता हुआ है। यह में संशय नहीं है। संशय में तो दो व्यक्ति होना चाहिए ना, दो पदार्थ अलग अलग होना चाहिए। वस्तु एक ही है, व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है। उसी के विषय में क्यूरियोसिटी हुई कि ये दक्षिणी है कि उत्तर भारत का है। इसको कहेंगे ईहा का विषय अवग्रह से भिन्न हो गया। अवाय में तो निश्चय ही हो गया, शब्द सुनते ही ये तो कन्नड़ का है, चेहरे से भी कर्नाटक जैसा ही दिख रहा है और आवाज़ भी इसकी कन्नड़ की, भाषा भी कन्नड़ की है। तो अब अवाय हो गया। अब जो जिसको देखा था, जाना था, समझा था, अभी क्या हो रहा? अवाय के बाद जो धारणा बनी, फिर हम उसको भूलते नहीं है। नहीं भूलना, धारणा। अब धारणा हो गई तो चारों का विषय अलग अलग है ना। ठीक इसी तरह यहाँ भी क्या बता रहे हैं? स्मृति का विषय अलग और अनुभव पूर्वक स्मृति हुई। अनुभव का विषय साक्षात इंद्रियां जिसमें प्रवृत्त हो रही हैं और उसकी हम जानकारी कर रहे हैं, वो अनुभव हुआ। फिर पूर्व अनुभूत जो पदार्थ था उसको कालांतर में स्मरण किया, याद किया, वो हो गया स्मृति। तो जो प्रत्यक्ष से अनुभव और स्मृति में दोनों अंतर हो गया, हुआ ना। क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार पहले हमने देखा था कि अवग्रह का विषय अलग है, ईहा का विषय अलग है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी प्रत्यक्ष, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष हुआ था, सांवरिक प्रत्यक्ष हुआ था, वो अपने विषय को ग्रहण करता है और स्मृति अपने विषय ग्रहण करी, भिन्न है। दोनों का विषय एक नहीं है। स्मृति में वह करके पूर्व में जिसको जाना था उसको याद कर रहे हैं, तो भिन्न विषय हो गया ना। गृहीत ग्राही क्या हुआ? उसने दोष दिया था कि गृहीत ग्राही होने से ये अप्रमाण है, आचार्य करे गृहीत ग्राही है ही नहीं, दोनों का विषय अलग अलग है। स्मरण में धारणा के द्वारा ग्रहण किए गए विषय में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको प्रमाणता है।
कारण धारणा का विषय इदंत, इदंत माने यह, इदम इदे इदम इमे इमानी पढ़ते ना संस्कृत में, अयम इमो इमे संस्कृत में। अयम शब्द अलग है और वह शब्द अलग है। वह माने स तौ ते, ये वह हो गया, और अयम इमो इमे ये यह हो गया। व्याकरण में भी दोनों अलग अलग बताए, तो यही तो यहाँ भी बता रहे हैं कि दोनों का विषय अलग अलग है। धारणा का विषय इदंत से युक्त, अर्थात यह है, यह शब्द के द्वारा, यह शब्द के प्रयोग पूर्वक उल्लिखित होता है। कौन सा विषय? धारणा का विषय। और वह शब्द के द्वारा उल्लिखित होता है स्मरण का विषय। दोनों अलग अलग हो गए ना। तात्पर्य है कि धारणा का विषय तो वर्तमान कालीन है और स्मरण का विषय भूतकालीन है। धारणा का विषय वर्तमान कालीन है। अब कोई चीज़ हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। अब टीचर हमको बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको अपने दिमाग में रिजर्व कर रहे हैं, तो धारणा हो गई। लेकिन पढ़ाते समय शिक्षक ने जो बताया था उसको कालांतर में वैसा का वैसा याद करना, वो स्मृति हो गई। वो पढ़ा, वहाँ पढ़ा था ये विषय, अरे ये विषय हमने आचार्य सम्राट साम्राज्य के पास पढ़ा था, उसको याद कर रहे हैं। कुछ संदर्भ ऐसा आ गया तो मुझे उसी के आधार पर आंसर देना था, तो विषय स्मरण में आया, भूतकाल का वर्तमान। हाँ, स्मरण में आया। स्मरण अपने विषय में क्या बता रहे हैं? धारणा का विषय तो वर्तमान कालीन है और स्मरण का विषय भूतकालीन है। अतः स्मरण अपने विषय में उत्पन्न हुआ है और 3 दोषों से रहित है। यदि संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष होता तो आप कहते कि स्मरण अप्रामाणिक है, लेकिन स्मरण में न विस्मरण है, न संशय है, न विपर्य है। जब किसी प्रकार का दोष स्मरण में नहीं है तो स्मृति ज्ञान को प्रामाणिकता देनी ही पड़ेगी। स्मरण भी प्रमाणित है, प्रमाण का विषय है, सम्यक ज्ञान है। प्रमेय कमर मार्तंड में कहा है विस्मरण मैंने भूल जाना, विस्मरण मैंने भूल जाना, विस्मरण संशय विपर्य ये दोष होता तो आप कहते कि स्मृति अप्रामाणिक है, लेकिन स्मृति में न विस्मरण है, सही है। हम कोई भूल थोड़ी गए, जैसा कहते ऐसा याद कर रहे हैं। संशय भी नहीं है, हमें सही पहचान है कि ये लेडीज़ ये सुलोचना ही है। कोई कहे कि सुलोचना नहीं है तो राजकुमारी है, अरे कैसे है, क्या मैं देखा नहीं क्या इसको? संशय नहीं है। दो, इधर सुलोचना खड़ी है और इधर राजकुमारी खड़ी है, दोनों। अब कोई हमको विभ्रम में डाल रहा है, कह रहा कि नहीं यही है, हम कहेंगे नहीं बिल्कुल मेरा निर्णय बिल्कुल सही है। संशय पैदा नहीं हो रहा है, हमारे दिमाग में ये पॉइंट नहीं चल रहा और ये सुलोचना है कि वो सुलोचना है, नहीं। हम पूरा अच्छी तरह, धारणा शक्ति मेरी मजबूत है। यदि धारणा शक्ति मजबूत है तो हमारे को न संशय होगा, न विपर्य होगा और विस्मरण भी नहीं है। जब तीनों दोषों से रहित है मेरा ज्ञान तो स्मृति ज्ञान को प्रमाणभूत ही कहेंगे। आप कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहो, यहीं बैठी रहो, चुपचाप बैठी रहो। कितनी बार कर चुके, लोडिंग बाद में होगी क्लास के बाद, हिलना डुलना भी नहीं आपको, करते रहते भाई। कितनी बार चर्चा चल चुकी इस विषय की। स्मरण अपने अपने विषय ग्रहण करते हैं। स्मरण अनुभूत विषय में प्रवृत्त होता है। इतने से यदि वह अप्रमाण हो तो अनुमान से जानी हुई अग्नि को जानने के लिए पीछे प्रवृत्त हुआ प्रत्यक्ष भी अप्रमाण हो जाएगा। ले, अब हमने पहले अच्छे से समझा है ना, यहाँ धुआं है तो अग्नि भी है, अच्छी तरह समझ लिया है, फिर हमारे तो ज्ञान में कंफ्यूज होंगे ही नहीं। विस्मरण होगा क्या? नहीं। संशय भी नहीं होगा, विपर्य भी नहीं होगा, क्योंकि हमें व्याप्ति मालूम है कि ये धुआं है तो अग्नि से ही धुआं उत्पन्न होता है। तो अग्नि दिख नहीं रही है, फिर भी हम अनुमान ज्ञान से धुएं को देखकर जान लेते हैं कि यहाँ पर अग्नि है। तो यहाँ पर जैसे प्रामाणिकता है
तुम बौद्ध मत वाले अनुमान को प्रमाण ज्ञान मानते हो, तो ठीक यही चीज़ तो हम भी कर रहे हैं। स्मरण में भी वही है, पूरी प्रामाणिकता है, न संशय है, न विपर्य है, न अनध्यवसाय है, कुछ भी नहीं है, विस्मरण भी नहीं, संशय भी नहीं, विपर्य भी नहीं। तो स्मृति ज्ञान भी प्रामाणिकता को लिए हुए है। यदि तुम्हारा अनुमान ज्ञान प्रामाणिक है तो स्मरण भी प्रामाणिक है, क्योंकि निर्दोष है। यदि हेतु निर्दोष है तो उसको हम प्रामाणिकता देंगे ही देंगे। हमारे सारे हेतु निर्दोष हैं, हमारे हेतु में कोई प्रकार का दोष आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने बताया है कि प्रत्यक्ष का विषय तो इदंत यह, और स्मृति का विषय वह तदंत है। प्रत्यक्ष आदि की तरह स्मृति अविसंवादी है, विसंवाद नहीं है। विसंवाद किसको कहेंगे? इसमें अब मतलब चक्कर पड़ गया, विवाद पैदा हो गया, विवाद रहित सबको मान्यता प्राप्त हो, उसको अविसंवाद कहेंगे। और सब लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं तो विसंवाद खड़ा हो जाएगा। अविसंवाद मैंने किसमें कोई भी त्रुटि न रहने से निर्दोष, हमारा विषय निर्दोष सिद्ध हुआ, ये चीज़ विसंवाद रहित है। क्योंकि स्मरण करके यथास्थान रखी वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को स्मरण के विषय में विसंवाद, भूल जाना या अन्यत्र प्रवृत्ति करना नहीं होता। अन्यत्र प्रवृत्ति होती ही नहीं है। यदि मेरी धारणा मजबूत है तो स्मरण भी बिल्कुल सही है, और स्मरण में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज होता ही नहीं। हम हमने भूला भी नहीं, अन्यत्र प्रवृत्ति भी नहीं हो रही है, तो ये यथार्थ है। इसको हम प्रत्यक्ष कोई प्रत्यक्षाभास नहीं कहेंगे, धारणा को भी धारणाभास नहीं करेंगे, और स्मरण को भी स्मरणाभास नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों में हम कन्फर्म हैं। किसी प्रकार से कोई हमारे संशय अनध्यवसाय नाम की चीज़ हमारे मस्तिष्क में आती ही नहीं है, उपस्थिति नहीं है, कोई प्रकार का दोष है ही नहीं। तो हो गया कि स्मृति की चर्चा हो चुकी। अब प्रत्यभिज्ञान बता रहे हैं। प्रत्यभिज्ञान में क्या बताया था? अनुभव स्मरण, इन दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। स्मृति में वह मात्र था, अनुभव में यह मात्र था, और यह वह दोनों का जोड़ रूप जो ज्ञान हुआ वो प्रत्यभिज्ञान हुआ। पहले हमने सुलोचना को देखा था, चातुर्मास में प्रतिज्ञाति थी, अनुभव हुआ, ठीक है। फिर बाद में याद आ गई उसकी तो स्मरण हुआ, और वो सामने आके खड़ी हो गई, बाद में प्रत्यभिज्ञान पहचान गए। पूर्व अनुभूत पदार्थ का स्मरण भी है, और अनुभूत और स्मरण दोनों ही मेरे मस्तिष्क में रिजर्व हैं, मौजूद हैं। उन दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान पहचान गए। ये वही है। यह का उल्लेख करने वाला ज्ञान अनुभव, और वह का उल्लेख ज्ञान करने वाला ज्ञान स्मरण, और इन दोनों के सम्मेलन से, इन दोनों से पैदा होने वाला ज्ञान क्या हो गया? प्रत्यभिज्ञान। पूर्व और उत्तर अवस्थाओं में क्या करते हैं हम? एकत्व, यह वही व्यक्ति है, इसको कहेंगे एकत्व प्रत्यभिज्ञान। और एक जैसी समानता के लिए वस्तु प्रकट हो गई। समानता क्या रही? अरे अभी हमने चातुर्मास कहाँ किया? टोडा रायसिंह में। टोडा रायसिंह से ही सुलोचना भी है, उसकी भी जन्मभूमि वही है, और राजकुमारी जी वहीं से आई हैं। अरे दोनों का की जन्मभूमि एक ही है, दोनों का गांव एक ही है, सदृश है, तो सदृशता हो गई ना। सदृशता माने समानता को लिए हुए दो पदार्थ समानता को लिए हुए हो तो उसको सदृश कहेंगे। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, एक जंगली गाय होती है, इसको रोज बोलते हैं ना, रोज गाय, नील गाय, और देशी गाय। अब आकृति तो दोनों की एक जैसी है। जैसे गाय की जो दूध दे रही है हमें यहाँ पर, जिसका हम दूध पी रहे हैं, ये गाय देसी गाय, और इसी के समान नील गाय है। अब नील गाय को देख कर पूछते ये क्या है? अरे तुमने गाय देखी है ना, ये भी तो गाय ही है, फिर जंगली गाय है, ये आकृति एक जैसी है, दो की आकृति एक जैसी है, दो गायें खड़ी हुई हैं। और बच्चा पूछता है ये तो क्या है? अरे देखो ना, ये भी तो गाय है ना, ये भी तो गाय है, तो इसको भी गाय ही कहो।
तो दोनों गाय हैं तो दोनों में सदृशता हो गई ना, इसको सादृश्य प्रतिविज्ञान कहेंगे। दो समान वस्तु, एक यहाँ पर दो चांदी कलश रखे हुए हैं, तो दोनों को रजतमय कलश ही तो कर रहे हैं, लेकिन दो भिन्न पदार्थ है, फिर भी हम सदृशता है ना दोनों में, तो उसको सादृश्य प्रतिविज्ञान। हाँ, हमने पहले देखा था। प्रतिविज्ञान के दो भेद होंगे क्या? प्रतिविज्ञान के तीन भेद हैं, एकत्व प्रतिविज्ञान, सादृश्य प्रतिविज्ञान और वैलक्षण्य प्रतिविज्ञान। एकत्व प्रतिविज्ञान में वस्तु एक ही है, उसी के विषय में चर्चा चल रही है, यह वही है। और सदृश पदार्थ में दो वस्तु अलग अलग है लेकिन आकार प्रकार मिल रहा है, वो सदृश हो गया। और वैलक्षण्य में गाय और भैंस दो अलग अलग। अरे गाय भैंस से अलग होती है, भैंस की आकृति अलग है, गाय की आकृति अलग है, तो गाय से विलक्षण भैंस होती है, ये कथन करना, ये हो गया वैलक्षण्य प्रतिविज्ञान। विलक्षण, दो में भिन्नता दिखाना विलक्षण, दो में सदृशता दिखाना सादृश्य, दो में समानता दिखाना सादृश्य और दो में भिन्नता दिखाना। पशु तो भैंस भी पशु है, गाय भी पशु है, ठीक है, लेकिन हमारा विषय तो ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि गाय से भैंस भिन्न है। पशु तो है लेकिन दोनों में विलक्षण भिन्नता है। गाय की आकृति अलग है, भैंस की आकृति अलग है, तो जो गाय है वो भैंस नहीं है, गाय भैंस से विलक्षण भिन्न आकार वाली होती है। ये भी हम प्रतिविज्ञान से ही जान रहे हैं। कोई व्यक्ति आकर कहने लगा, अरे देखो ना, जो जो दूध देती है वो तो गाय होती है, तो देखो ये भी दूध दे रहा है, भैंस भी तो दूध दे रही है, भैंस और ये भी दूध दे रही, तो दोनों एक ही तो हो गए। अरे नहीं नहीं, मेरी अच्छी पहचान है, मैं भैंस को भी जानता हूँ, गाय भैंस गाय नहीं हो है, गाय भैंस नहीं है, विलक्षण है। तो ये भी तो प्रतिविज्ञान से ही तो अब ये प्रतिविज्ञान का विषय बना, क्योंकि भैंस की पहचान अच्छी थी, गाय की पहचान भी अच्छी थी, अनुभव में भी है, धारणा में भी है कि भैंस किसको कहते हैं, गाय किसको कहते हैं। और दोनों को सामने खड़ा हुआ देखा, अब कोई हमें जानबूझ के कन्फ्यूज करना चाह रहा है, नहीं नहीं, पहचान है अच्छी। प्रतिविज्ञान, हम पहचानते हैं कि भैंस किसको कहते हैं, हम पहचानते हैं गाय किसको कहते हैं। तो इस पहचान में आधार क्या बना? पूर्व अनुभूत विषय, अनुभव और स्मरण। स्मरण भी किया, जानी हुई चीज का स्मरण किया ना। अनुभव और स्मरण, इन दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। तो प्रतिविज्ञान का जो विषय है वो बिल्कुल भिन्न हो गया। प्रतिविज्ञान अलग, अनुभव की परिभाषा अलग, स्मरण की परिभाषा अलग और प्रतिविज्ञान की परिभाषा अलग। तीनों का लक्षण अलग अलग है ना, ये चीज, इसलिए तीनों प्रामाणिक हैं। ये गृहीतग्राही मत कह देना इसको, अपने अपने विषय को ग्रहण कर रहे हैं। जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान बता रहे ना। जैसे वही यह जिन दत्त है, वही जिसको पहले देखा था, अब यह सामने आ गया। पहले जिन दत्त से परिचय प्राप्त किया था और कुछ समय के बाद मेरे सामने पहुंच गया, फिर हम दूसरे को बता रहे, अरे देखो ये वही जिन दत्त है, इसको वहाँ देखा था हमने, वही यह जिन दत्त है। गौ के समान ही जंगली गवय होती है, गवय रोज जिसको बोलते हैं। गाय से भिन्न भैंस होता है, ये विलक्षण प्रतिविज्ञान का उदाहरण हो गया। गो के समान गवय होती है, सादृश्य प्रतिविज्ञान का विषय हुआ। गाय से भिन्न भैंस होता है, यह विलक्षण प्रतिविज्ञान का विषय हो गया, उदाहरण हो गया। पहले उदाहरण में जिन दत्त की पूर्व और उत्तर अवस्थाओं में होने वाली एकता प्रतिविज्ञान का विषय है। यह वही जिन दत्त है, एक ही व्यक्ति है ना, एकत्व प्रतिविज्ञान। और फिर पहले अनुभव विषय को हमने जाना था और दोनों में सदृशता देखी, गाय को भी देखा था और फिर गवय को देखा, अब दो में सदृशता है, तो ये सादृश्य प्रतिविज्ञान हो गया। और विसदृश प्रतिविज्ञान बता दिया गाय और भैंस में भिन्नता है। अब सबको आकुलता हो रही है क्या? अभी तो 41 हुआ, 41 हुआ और आकुलता इतनी ज़्यादा रहती, पूछो ही मत। किन्हीं का कहना है कि अनुभव और स्मरण से भिन्न प्रतिविज्ञान नहीं है। शंका कर दी ना, वही वाली शंका कर दी। अब
विपक्षी तो कहेगा हमारे आचार्य ने तो बहुत क्लियर किया है, फिर भी वो शंका कर रहा है, अरे नहीं नहीं वही तो है, वही चीज़ तो है वही। अरे वही होते हुए भी गेहूँ था, गेहूँ से ही रोटी बनी, समझ में आया ना। पर दोनों को एक कर देंगे क्या? गेहूँ चबा के खाओगे क्या? गेहूँ को गेहूँ कहोगे, रोटी को रोटी कहोगे। यहाँ इसी प्रकार से एक मतलब चीज़ आइटम वही है लेकिन पर्याय अलग अलग है। पर्याय अलग होने से वो भिन्न ही माना जाएगा। सब प्रामाणिकता को लिए हुए हैं क्योंकि अपने अपने विषय और अपने अपने स्वरूप, उनका अपना अपना स्वरूप है। भिन्न अनुभव का स्वरूप अलग, स्मरण का स्वरूप अलग, प्रतिविज्ञान का अलग। इसलिए जो तुम हमारे पर दोष देना चाहते हो, अरे वही तो है वही तो है, नहीं। प्रत्येक का विषय अर्थांतर अर्थ से अर्थांतर को ग्रहण कर रहे हैं। जिस विषय को अनुभव ने ग्रहण किया था उससे भिन्न विषय को स्मरण ग्रहण करता है, और स्मरण ने जिसको ग्रहण किया था उससे भिन्न विषय को प्रतिविज्ञान ग्रहण करता है। अनुभव तो वर्तमान कालीन पर्याय को ही विषय करता है, स्मरण भूतकालीन पर्याय का द्योतक है, और प्रतिविज्ञान दोनों को लेकर चल रहा है। और दोनों को लेकर चलते हुए भी अब प्रतिविज्ञान के जो 3 भेद किए थे, उन तीनों प्रतिविज्ञान में लक्षण सही बैठता है। एकत्व प्रतिविज्ञान में भी जोड़ रूप ज्ञान है, सदस्यता में भी जोड़ रूप ज्ञान है, और विलक्षण बता रहे उसमें भी जोड़ रूप ज्ञान है। एकत्व में व्यक्ति एक ही है इसलिए उसको एकत्व प्रतिविज्ञान कर दिया। सदस्यता में एक जैसी 2 वस्तुएं इसलिए उसको सादृश्य प्रतिविज्ञान कर दिया। और गाय और भैंस दोनों भिन्न हैं। अब कोई हमको कन्फ्यूज करना चाह रहा है, हम कह रहे नहीं, देखो गाय का लक्षण अलग, भैंस का लक्षण अलग, दोनों की पहचान मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब हम विसदृश, क्या जो गाय है वो भैंस नहीं, गाय भैंस से विलक्षण है, भिन्न प्रकार के जानवर है, पशु है। तो ये हो गया विसदृश प्रतिविज्ञान। तो हमारे आचार्य ने बिल्कुल सही बता दिया कि देखो प्रतिविज्ञान का लक्षण अलग है। तुम कहो कि अनुभव स्मरण प्रतिविज्ञान तीनों एक ही हैं इसलिए तुम्हारा ज्ञान प्रमाणाभास हो जाएगा, नहीं। अपने अपने विषय में सब निर्दोष हैं, सबका विषय अलग अलग है, और संशय परे अनध्यवसाय, किसी प्रकार का कोई भी दोष हमारे हेतु में नहीं आता है। इसलिए हेतु भी प्रामाणिक है, लक्ष्य और लक्षण सब समीचीन है, इसलिए इसको प्रामाणिकता दी जाएगी। एकत्व प्रतिविज्ञान को स्वीकार करके भी उसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव कल्पित कर लिया दूसरे ने, वैशेषिक ने। अब आचार्य कहते नहीं, कोई भी प्रकार का दोष नहीं होता है क्योंकि प्रतिविज्ञान अलग है और प्रत्यक्ष अलग है। अब शंकाकार तो बहुत सारी शंका कर रहे हैं, आप सबको आकुलता हो रही है, इसलिए विराम ले लो। जब परम जब गणनीय का रत्न शेख स्वामी जयमती माता जी की जय। जय।